everyone, welcome to the learner's house. So in this video, we will do the solutions of our assignment waiting time and random number simulation. So हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है जिसमें हमें बोला है कि क्लेम्स को हम रिपोर्ट कर रहे हैं और वो फॉलो क्या कर रहे हैं, पॉइजन फॉलो कर रहे हैं जिसका रेट क्या है, 5 रेट है, यानी कि लैम्डा क्या है, हमें 5 दिया है. ठीक है. सो व्हाट विल राइट हियर इज कि x इज let me lower down this. Okay, so यहाँ पर जो हमें है number of claims reported और हमारा जो लैम्डा है वो किसके अकॉर्डिंग दिया है, एक दिन के अकॉर्डिंग. सो दिस विल बी फॉर 1 day. ठीक है. सो नंबर ऑफ क्लेम्स रिपोर्टेड पर डे. ठीक है. और जो हमारा x है वो क्या फॉलो कर रहा है, Poisson. This is following Poisson distribution with parameter 5. ठीक है. सो हमें इसमें जो पहला पार्ट है उसमें बोला है कि 2 से कम क्लेम्स हों, किसी भी दिन 2 से क्या हो, 2 से कम क्लेम्स हों, इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है. ठीक है. सो इसको कैसे करेंगे, इन फर्स्ट पार्ट वी हैव टू कैलकुलेट दिस कि जो हमारा x है ये छोटा हो किससे, 2 से. ठीक है. तो ये हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है. इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमें पॉइजन के लिए जो CDF होता है उसका फॉर्मूला एग्जैक्टली नहीं पता, बट हम इसको टेबल से निकाल सकते हैं, पर ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये थोड़ा सा इजी ही है. अभी यहाँ पर जो है ना, हमने इसको इक्वल, यहाँ पे इक्वल नहीं लगा हुआ x और 2 के बीच में. ठीक है. तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि ये ऐसा होगा, बिल्कुल लिख सकते हैं. x आपको 2 से छोटा चाहिए, तो आप कह रहे हो कि या तो वो 1 है या फिर वो 1 से छोटा है. ठीक है. सो एक ही बात है दोनों में. अब हमें यहाँ पर जो कैलकुलेट करना है वो क्या कैलकुलेट करना है, यही कैलकुलेट करना है. अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन अगर है तो हमारा x या तो 0 होता है या 1 होता है. ठीक है. सो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि x 0 होने की प्रोबेबिलिटी प्लस x के 1 होने की प्रोबेबिलिटी. ठीक है. x 0 हो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है, e रेज टू द पावर माइनस लैम्डा विच इज 5 एंड लैम्डा रेज टू द पावर 0 अपॉन 0 फैक्टोरियल, वो सब 1 हो जाएगा. ठीक है. यहाँ पर e रेज टू द पावर माइनस लैम्डा, तो अगेन यही चीज e रेज टू द पावर माइनस 5 इंटू में लैम्डा रेज टू द पावर x होता है, तो लैम्डा है हमारा 5 और x है हमारा 1, तो वो 1 आ जाएगा, मतलब 5 ही आ जाएगा, 5 की पावर 1 लेंगे, अपॉन में 1 फैक्टोरियल विल ऑल्सो बी 1. ठीक है. सो हाउ विल राइट दिस, e रेज टू द पावर माइनस 5 प्लस 5 e रेज टू द पावर माइनस 5, ये हमारा आंसर आ रहा है. इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 0.0404. ठीक है. 0.0404. ऑल्दो ये क्वेश्चन मैंने क्लास में जो लेक्चर कराया था, यानी कि जो टॉपिक कराया था वेटिंग टाइम वाला, उसमें भी कराया है. ठीक है. तो अगर आपने वो वीडियो देखी होगी तो ये आपको क्वेश्चन आता होगा. ठीक है. सो नाउ विल डू दिस सेकेंड पार्ट. सो इसका जो सेकेंड पार्ट है, एक बार हम वो क्वेश्चन रीड करेंगे, उसमें हमें क्या बोला है. ठीक है. उस क्वेश्चन में जो रैंडम वेरिएबल है वो थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से डिफाइन है. लेट्स सी दैट. यहाँ बोला है द टाइम अंटिल द नेक्स्ट रिपोर्टेड क्लेम इज लेस देन एन आवर, यानी कि सपोज एक क्लेम हमारे पास आ गया, अब दूसरा क्लेम जब आएगा तो इन दोनों क्लेम्स के बीच में जो टाइम होगा वो टाइम 1 घंटे से कम है. आपको अब जो प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो नंबर ऑफ क्लेम से रिलेटेड नहीं है, वो टाइम से रिलेटेड है. तो यहाँ पे रैंडम वेरिएबल डिफरेंट हो गया. ठीक है. अब रैंडम वेरिएबल डिफरेंट हो गया तो हम उस रैंडम वेरिएबल की डिस्ट्रीब्यूशन को देखेंगे. ठीक है. सो सपोज t क्या है हमारा, t डिनोट्स द टाइम until नेक्स्ट क्लेम अकर्स, तो दूसरे क्लेम के आने पे जो टाइम लग रहा है उस क्लेम को आने में. ठीक है. दैट इज आवर टी टाइम. ठीक है. सो अब हमें पता है कि जब भी नंबर ऑफ इवेंट्स पॉइजन फॉलो करते हैं तो उन इवेंट्स के बीच का टाइम जो होता है दैट इज आवर वेटिंग टाइम, और जो कि क्या फॉलो करता है, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर लैम्डा. तो यहाँ पर हमारा पैरामीटर क्या था, 5 था, तो इसको हम 5 लिखेंगे. अब क्वेश्चन में बोला है कि ये टाइम जो है ये 1 आवर से कम हो,
अब थोड़ा सा आपको यहाँ पे माइंड लगाना पड़ेगा। ये जो 1 है ये आवर्स में है, और ये जो रैंडम वेरिएबल है ये डे के अकॉर्डिंग है। हमने यहाँ पे रैंडम वेरिएबल पर डे के अकॉर्डिंग डिफाइन किया था, ठीक है। सो इसलिए हमने उसको 5 बोला था। बट अब इस केस में क्या होगा कि यहाँ पर हमारा जो टाइम है वो उसको हम कैसे लिख रहे हैं, तो इसको हम कैसे लिख रहे हैं, इसको हम लिखेंगे पी टी लेस देन 1, बट ये आर में है और ये किस में है, डेज में है। सो हम क्या करेंगे, इसको एक डिफरेंट तरीके से लिखेंगे। डिफरेंट तरीका वुड बी कि ये जो लैम्डा है ये एक दिन के लिए 5 है, तो एक घंटे के लिए लैम्डा क्या होगा, 5/24, दैट्स ऑब्वियस। सो जो टी होगा वो कैसे एक्सपोनेंशियल फॉलो करेगा, टी वुड फॉलो एक्सपोनेंशियल विद पैरामीटर 5/24, ठीक है। तो एक दिन के लिए लैम्डा है 5, तो 24 घंटे के लिए लैम्डा 5 है, तो एक घंटे के लिए लैम्डा हो गया 5/24। अब ये हमें कैलकुलेट करना है। सो एक्सपोनेंशियल का CDF लगाएंगे हम नॉर्मली, 1 माइनस लैम्डा ई रेज टू द पावर माइनस लैम्डा एक्स, ये लैम्डा पार्ट नहीं है, 1 माइनस ई रेज टू द पावर माइनस लैम्डा एक्स ये होता है। तो 1 माइनस ई रेज टू द पावर माइनस लैम्डा इज अवर 5/24 एंड एक्स इज अवर 1, ठीक है। सो व्हेन वी विल सॉल्व दिस विल गेट आर आंसर 0.188, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना था। ये क्वेश्चन भी मैंने मेन वीडियो में करवाया है जो इस टॉपिक की वीडियो है, ठीक है। सो आर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, at Yamuna Expressway, the number of cars exceeding the speed limit by more than 100 km/h is a random variable having Poisson distribution with lambda 8.4 for 30 minutes. यानी कि कोई यमुना एक्सप्रेसवे है यहाँ पे, जहाँ पे क्या हो रहा है कि जो कार्स स्पीड लिमिट से मतलब स्पीड लिमिट से ज़्यादा स्पीड है जिन कार्स की, उन नंबर ऑफ कार्स को, यानी कि उन कार्स का नंबर क्या फॉलो कर रहा है, पॉइसन फॉलो कर रहा है। उसके लिए हमें लैम्डा दिया है, और लैम्डा कितने मिनट्स के लिए दिया है, 30 मिनट्स के लिए दिया है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ वेटिंग टाइम बाय मोर देन 100 km/h? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ वेटिंग टाइम बाय मोर देन 100 km/h? ये क्वेश्चन थोड़ा सा इनकम्प्लीट है। इसमें आपको लिखना है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ वेटिंग टाइम के बाद ऑफ लेस देन 5 मिनट्स, यानी कि जो वेटिंग टाइम है वो 5 मिनट से कम हो उन कार्स के बीच में जिनकी स्पीड 100 km/h से ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेना व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ वेटिंग टाइम के बाद आपको ऐड करना है ऑफ लेस देन 5 मिनट्स, ठीक है, जिसकी वेटिंग टाइम 5 से कम मिनट के बीच में हो, ठीक है। तो नंबर ऑफ कार्स इज अवर नंबर ऑफ इवेंट्स, जो कि क्या फॉलो कर रहा है, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है। सो हेयर इज अवर सॉल्यूशन टू नाउ। यहां पर हम लिखेंगे कि जो हमारा x है वो क्या है, x इज नंबर ऑफ कार्स। अगर आप लिख रहे हो, सपोज मैंने लिखा नंबर ऑफ कार्स एक्सीडिंग द स्पीड लिमिट, ठीक है। नंबर ऑफ कार्स एक्सीडिंग द स्पीड लिमिट, यानी कि जो कार्स की स्पीड लिमिट, वो जो स्पीड लिमिट दी है उन्होंने 100 km/h, उससे ज़्यादा जो स्पीड है, उन नंबर ऑफ कार्स को हम x बोल रहे हैं। तो हमारा जो x है वो क्या फॉलो कर रहा है, पॉइसन फॉलो कर रहा है, यस, क्योंकि ये क्या है, नंबर ऑफ इवेंट्स है। सो ये 8.4 है, बट कब, जब 30 मिनट के लिए हो, ठीक है। सो 8.4, ठीक है। सो ये लैम्डा है, बट कीप इन माइंड कि ये लैम्डा कितनी देर के लिए, 30 मिनट्स के लिए है, ठीक है। यानी कि 30 मिनट में जितनी कार स्पीड लिमिट से एक्सीड हो रही है उसको हम ऐसे डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। सो आप यहाँ पे लिख सकते हो फॉर 30 मिनट्स। नाउ टी विल बी अवर वेटिंग टाइम बिटवीन टू कार्स, दो कार्स के बीच में जो वेटिंग टाइम है। ऑल्सो यू कैन राइट हेयर 30, ताकि पता चले 30 मिनट्स के लिए है x, ठीक है। तो वेटिंग टाइम हो गया दो कार्स के बीच में, उसको हम t से डिनोट कर रहे हैं। इसमें हमें बोला है कि जो वेटिंग टाइम है वो 5 से कम हो, वेटिंग टाइम इज लेस देन 5 मिनट्स। सो व्हाट विल राइट हेयर इज, विल राइट इट लाइक दिस कि वेटिंग टाइम 5 मिनट से कम हो। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे,
अब ये किस में है, मिनट्स में है, ये 30 मिनट्स के अकॉर्डिंग लैम्डा है, तो उससे पहले हमें अपना लैम्डा भी डिफाइन करना पड़ेगा, लैम्डा फॉर 1 मिनट। तो 1 मिनट के लिए जो आपका लैम्डा है वो क्या होगा, दैट विल बी 8.4 डिवाइडेड बाय 30, ठीक है, सो ये लैम्डा होगा। अब हम यहाँ लिख सकते हैं कि जो हमारा टी है वो फॉलो क्या कर रहा है, वो फॉलो कर रहा है एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर 8.4 अपॉन में 30, ठीक है, तो इसको हमने एक मिनट के अकॉर्डिंग लिख लिया, ठीक है। अब 5 मिनट से छोटा यानी कि टाइम जो है वो किससे कम हो, 5 मिनट से कम हो, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे। नाउ ये CDF है तो 1 माइनस ई रेज टू द पावर माइनस लैम्डा इज 8.4/30 इंटू, अब हम अपना x लिखेंगे जो कि क्या है हमारा 5 है। सो नाउ विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो ये आंसर आ जाएगा हमारा 0.7534, ठीक है। सो आई होप कि वेटिंग टाइम वाला क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। नाउ वी विल डू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्यूशन नंबर 3, ठीक है। सो क्वेश्चन 3 है, it is assumed that claims arising on an industrial policy can be modeled as a Poisson process at a rate of 0.5 per year, यानी कि क्लेम्स आ रहे हैं एक साल में, जो एवरेज रेट है वो है 0.5, और ये फॉलो क्या कर रहे हैं, नंबर ऑफ क्लेम्स फॉलो कर रहे हैं पॉइजन। तो मान लो कि अभी अभी एक क्लेम हुआ है, डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट मोर देन 2 years विल इलैप्स बिफोर द नेक्स्ट क्लेम अकर्स। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यही है ना कि अभी एक क्लेम आया, बिफोर द नेक्स्ट क्लेम अकर्स, अगला क्लेम जब आएगा तो इन दोनों के बीच में जो टाइम गैप हो वो किससे ज़्यादा हो, 2 years से ज़्यादा हो, यानी कि डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट मोर देन 2 years विल इलैप्स बिफोर द नेक्स्ट क्लेम अकर्स। अगला क्लेम आने से पहले 2 साल का समय लग गया, यानी कि 2 क्लेम्स के बीच में 2 साल से ज़्यादा समय लगा, मोर देन 2 years, ठीक है। सो अब हम इसको निकालेंगे। सबसे पहले हम अपना x डिफाइन करेंगे। x क्या होगा हमारा, एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्लेम्स अराइजिंग ऑन एन इंडस्ट्रियल पॉलिसी, यानी कि हम इसको बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ क्लेम्स अकरिंग पर ईयर, ये हमारे लिए क्या है, ये फॉलो कर रहा है पॉइजन विद लैम्डा 0.5, ठीक है, एक साल के लिए। और अभी हमें जो प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो टाइम के लिए निकालनी है, कि जो टाइम है 2 क्लेम्स के बीच में वो 2 साल से ज़्यादा हो, ठीक है। सो अब हम t डिफाइन करेंगे। सो t इज नथिंग बट टाइम बिटवीन 2 claims, दिस इज आवर वेटिंग टाइम, ठीक है। कट यार ये क्या हो गया, इसको हम लिख रहे हैं हो, दिस शुड बी मोर देन 2 years, यानी कि इन दोनों के बीच में जो टाइम हो 2 क्लेम्स के बीच में वो क्या हो, 2 साल से ज़्यादा हो। तो अगर ये एक्सपोनेंशियल फॉलो करता है तो हमें पता है कि ये क्या होगा, e रेज टू द पावर माइनस लैम्डा विच इज 0.5 इंटू में x, सो आवर x इज 2 here, so we'll write it like this, e raised to the power -1
अब e रेज टू द पावर -1 को हमें सॉल्व करना है। सो ये हमारा आ जाएगा 0.3678, ठीक है। सो दिस विल बी अवर आंसर। नाउ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें हमें बोला है यूज द फॉलोइंग U01 रैंडम नंबर्स, यानी कि हमें कुछ रैंडम नंबर्स दिए हैं जो क्या फॉलो करते हैं, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करते हैं विद पैरामीटर 0 एंड 1। तो ऐसे जो दो नंबर्स हैं वो क्या हैं, 0.9236 एंड 0.2578। अब हमें बोला है कि आपको क्या करना है, सुटेबल टेबल यूज करना है प्रोबेबिलिटीज का, और आपको दो ऑब्जर्वेशन निकालनी है। कौन से रैंडम वेरिएबल की, रैंडम वेरिएबल x की, जो क्या फॉलो करता है, नॉर्मल फॉलो करता है विद मीन म्यू, विद मीन 200 एंड वेरिएंस 100। सो इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, इसमें आपको नॉर्मल का जो CDF है वो यूज बिल्कुल भी नहीं करना। हम प्रोबेबिलिटी टेबल जो हमें दिया है वो यूज करेंगे, लेकिन आपको पता है कि जो प्रोबेबिलिटी टेबल हमें दिया हुआ है वो भी हमें नॉर्मल का नहीं दिया हुआ, वो भी किसका दिया हुआ है, स्टैंडर्ड नॉर्मल का दिया हुआ है, बिल्कुल सही। तो हम स्टैंडर्ड नॉर्मल वाली दो ऑब्जर्वेशंस को पहले फाइंड आउट करेंगे। व्हाट विल डू इज, हमारे पास u है, हमें इक्वेट नहीं करना, ठीक है। सो ट्राई करते हैं सॉल्यूशन 4 को करने का। दिस इज आवर सॉल्यूशन 4। ओके, सो इस क्वेश्चन में हमें बोला है कि आपके पास जो है यूनिफॉर्म U01 से दो नंबर्स हैं आपके पास, आपको सुटेबल टेबल यूज करना है प्रोबेबिलिटीज का, एंड व्हाट यू हैव टू फाइंड इज कि x की वैल्यूज निकाली है दो, और x क्या फॉलो कर रहा है, नॉर्मल फॉलो कर रहा है। अब जनरली आप क्या करते, या तो आप उसका CDF लिखते, इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन लगाते, ठीक है, क्योंकि कॉन्टिन्यूस है, बट नॉर्मल है तो नॉर्मल में तो आप CDF नहीं लगा सकते हो इसका। नॉर्मल के लिए आपको जो है नहीं हो पाएगा CDF वाले वे से, तो हम क्या करेंगे, जैसे अगर हम इसकी एचयूरियल टेबल देखें तो एचयूरियल टेबल में व्हाट यू विल ऑब्जर्व इज कि हमें स्टैंडर्ड नॉर्मल का CDF तो पता है, बट दैट इज वे कॉम्प्लिकेटेड, आप इसको कैसे मतलब करोगे, ठीक है। सो नॉर्मल के लिए या स्टैंडर्ड नॉर्मल में आ जाए तो हम थोड़ा सा डिफरेंट वे यूज करेंगे, हम काम वही करेंगे पर तरीका थोड़ा सा अलग होगा। सो इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन में हम क्या करते हैं, वी इक्वेट जस्ट fx टू u, ठीक है, हम ये काम करते हैं, पर यहाँ पर हमें x का जो CDF है वो नहीं पता। सो व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज कि हम x की जगह z लिख रहे हैं, ठीक है। हम z की वैल्यू निकालेंगे, z की कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू, z की वैल्यू से x की कुछ कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू होगी वो निकालेंगे। सो सबसे पहले वी आर जस्ट डूइंग दिस, हमारा अभी फोकस है स्टैंडर्ड नॉर्मल की वैल्यूज निकालना, ठीक है। तो हम वो कैसे निकालेंगे, आपको जो u दिया है, वो है 0.9236, ठीक है, दिस इज 0.9236। आप क्या करते, आप z का CDF रखते, उसमें से z की वैल्यू निकालते, बट हम यहाँ पर z का CDF नहीं रख सकते क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, उस वे से नहीं हो पाएगा। हम सीधा क्या कर सकते हैं, और भी आसान तरीका कि हम सीधा एचयूरियल टेबल देख सकते हैं। तो ये हमारी टेबल है जिसमें हमें पॉइंट पता है विच इज 0.9236, मतलब ये जो प्रोबेबिलिटी है इसकी ये हमें पता है। अब किस पॉइंट पर ये प्रोबेबिलिटी है ये हमें नहीं पता, यानी कि किस पॉइंट तक की ये प्रोबेबिलिटी ये नहीं पता क्योंकि CDF है। तो 0.9236 अगर आप देखोगे सो यू विल फाइंड आउट कि ये 1.43 पे आ रही है, ठीक है। सो इट मीन्स कि हमारे लिए जो कॉरेस्पॉन्डिंग z की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, यहाँ से दिस विल बी 1.43, ठीक है, यानी कि हमारे पास z आ गया। अब z आ गया तो आपको x फाइंड आउट करना है। नाउ यू नो द रिलेशन बिटवीन z एंड x। आपको पता है कि अगर आपको z निकालना है, ठीक है, अगर आपको z जो है निकालना है, सो व्हाट यू विल डू, इसको वी विल राइट इन स्मॉल लेटर्स। सो एक फॉर्मूला होता है, हम सब ने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी नॉर्मल और स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में, विच सेज कि x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा इज नथिंग बट z। तो z की जगह वी नो द वैल्यू 1.43 x माइनस, अब मीन आपको पता है 200 और वेरिएंस आपको पता है 100, तो ये हो जाएगा x माइनस 200 अपॉन में वेरिएंस 100 है तो ये हो जाएगा 10, ठीक है। नाउ 10 को उधर लेके जाएंगे, दिस विल बी 14.3 इक्वल टू x माइनस 200, ठीक है। सो जो हमारा x आएगा
वो आएगा 214.3, ठीक है। सो ये हमारे x की वैल्यू आएगी 214.3। हमें x की ही वैल्यू निकालनी थी, तो एक कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू z के क्या हो गई हमारी x की 214.3। नाउ एक और नंबर है, अब आई थिंक कि उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो वैल्यू होगी वो आप खुद से निकाल सकते हो। मैं आपको आंसर फाइनल बता देती हूँ, विच इज 193.5। तो आपको सेम ही चीज करनी है। यहाँ पर हमने इनवर्स ट्रांसफॉर्म ही लगाया है एक तरीके से, बट यू नो हम उसमें क्या करते हैं कि CDF की वैल्यूज, मतलब जो भी फॉर्मूला होता है उसको डायरेक्टली पुट करते हैं, तब निकालते हैं। अब CDF की जगह फॉर्मूला रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो एग्जैक्ट वैल्यू क्या है वो हमने टेबल से देख ली, ठीक है। अगर टेबल से नहीं देखते तो फॉर्मूला ही यूज करते हैं। नॉर्मल स्टैंडर्ड नॉर्मल में थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है, इसलिए हम इस तरीके से कर रहे हैं। सो नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5, विच इज लेट x बी अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल जिसका PDF हमें दिया है, PDF दिया है। इस बात पर थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं जनरली इसी से करना शुरू कर देते हैं, जबकि भी नो कि हम PDF से नहीं कर सकते, CDF से ही कर सकते हैं। तो हमें 3 ऑब्जर्वेशन निकालनी है x की, और जो 3 रैंडम नंबर्स हैं वो है 0.4936, 0.7269 एंड 0.1652। सो इसको हम कैसे करेंगे, लेट्स सी दैट। सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, PDF से CDF बनाएंगे, ठीक है। सो आई होप कि आपको CDF बनाना आता होगा। ये केस कैसा है, डिस्क्रीट का केस है, एंड दिस इज आवर सॉल्यूशन 5। सो दिस इज सॉल्यूशन 5। नाउ 5th में हमें क्या बोला है कि हमारे पास PDF है, तो हमें सबसे पहला काम है CDF जनरेट करना, क्योंकि जो भी हम रैंडम नंबर सिमुलेट करते हैं उसके लिए हमें CDF की जरूरत पड़ती है। सो विल मेक अ टेबल हेयर, इंसर्ट टेबल। सो ये हम MS वर्ड में कर सकते हैं। आपको सबसे पहले इंसर्ट पे जाना है, इंसर्ट के बाद आपको टेबल पे जाना है, टेबल पे जाने के बाद आप इंसर्ट टेबल पे क्लिक करोगे तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा जो आपसे पूछ रहा है कि आपको कॉलम्स कितने चाहिए और रोज कितने चाहिए, ठीक है। सो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें रोज 2 ही चाहिए और कॉलम्स आई थिंक इट विल बी 5। सो ये ऑलरेडी है, तो वी जस्ट डन दैट। सो ये टेबल हमारा बन के आ गया। यहाँ पर हम x की वैल्यूज लिखेंगे, यहाँ पर हम हमारे CDF की वैल्यू लिखेंगे, ठीक है। सो x इज आवर 0, then 1, then 2 and then 3, ठीक है। सो 0 पे जो प्रोबेबिलिटी है वो है 0.4, 0 से छोटा कुछ नहीं है तो यहाँ पे 0.4 ही रहेगा। CDF में डिस्क्रीट केस में जब भी PDF से CDF जाते हैं तो ऐड करते हैं, तो आपको 1 तक की प्रोबेबिलिटी चाहिए, तो आप 0 और 1 दोनों की प्रोबेबिलिटीज को क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। सो इट विल बी 0.3, इट विल बी 0.3 प्लस 0.4 यानी कि 0.7। 0.7 में आप 0.2 ऐड करोगे, नेक्स्ट केस में 0.9, एंड यहाँ पर आप 0.9 में 0.1 ऐड करोगे, सो इट विल बी 1। ये CDF मैंने कैसे लिखा, अगर किसी को इसमें कंफ्यूजन है तो प्लीज वॉच माय रैंडम वेरिएबल PDF टू CDF वाला जो वीडियो है वो, क्योंकि दैट इज टू इम्पॉर्टेंट। अगर आप यहाँ तक आ गए और आपको यही चीज़ नहीं आती तो आई डोंट थिंक इट विल वर्क। आई मीन सो अगर आपको पहले से आता है देन ऑल्सो देयर इज नो इशू, ठीक है। सो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, हमारे पास जो नंबर्स हैं वो है 0.4936। सो अवर U1 इज 0.4936, ठीक है। दिस इज आवर U1। तो डिस्क्रीट केस में व्हाट वी डू, हम क्या करते हैं, देखते हैं कि जो हमारा नंबर है वो किस किस के बीच में लाई कर रहा है। तो अगर हम CDF में देखें तो हमारा जो 0.4936 है वो किस किस के बीच में लाई करते हैं, 0.4936। This lies between 0.4 and 0.7। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि ये 0.4 की जगह हम इसको we can write it like this, F0, एक ही बात है। सो ये किस किस के बीच में आता है, 0.4936, और ये 0.7 कब आएगा, F1 पे आएगा, ठीक है। सो यहाँ पर हमारी जो वैल्यू हो जाएगी उसको हम देखेंगे कि वो क्या होगी। तो अब आपको क्या करना है, इतना लिखना है। अब नाउ यू नो कि अगर 0.4936 f(x_j-1) से f(x_j) तक के बीच में आता है तो हम क्या लेते हैं, x की जगह xj लेते हैं। xj क्या है, हमारा 1 है, तो हमारा x की जनरेटेड वैल्यू क्या हो गई, 1।
पेपर में अगर ये आएगा तो आपको यही वे करना है जैसा बताया, थोड़ा बहुत आप ऊपर एक्सप्लेन करेंगे जैसे यहाँ पर कि विल डराइव CDF पहला। अब इसके बाद आपको फॉर्मूला लिखना है जो मैंने इससे पहले वाली जो वीडियो है हमारी रैंडम नंबर सिमुलेशन एंड वेटिंग टाइम वाली, उस वीडियो में जो मैंने फॉर्मूला लिखवाया था आपको वो फॉर्मूला यहाँ पर साइड में लिखना पड़ेगा पहले, ठीक है, देन यू डू दिस। तो x की एक वैल्यू आ गई हमारे पास 1। अब आगे वाले पार्ट्स की एक्सप्लेनेशन मैं नहीं कर रही हूँ, दैट इज बिल्कुल सिमिलर, तो ये आप कर सकते हो। सो जो नेक्स्ट वैल्यू है हमारी उसको मैं आपको बस जस्ट समझा देती हूँ। नेक्स्ट वैल्यू है 0.7269। 7269 0.7 से 0.9 के बीच में आता है, ठीक है, F1 से F2 के बीच में आता है, तो हमारी x की वैल्यू हो जाएगी 2। सो ऐसे ही नेक्स्ट वैल्यू हम देखेंगे अब। सो नेक्स्ट है 0.1652। अब हम ध्यान से देखें तो 0.1652 0 से F0 के बीच में आ रहा है, यानी कि 0 से 0.4 के बीच में आ रहा है, तो वी कैन राइट इट लाइक दिस 0 से 0 F0, तो हमारा x की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, ठीक है। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। सो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द लर्नर्स हाउस। थैंक यू सो मच।